फ़खर रागली टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे 2-3 बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिसके ऊपर बात करनी है। एक तो ये है कि 1-2 दिन पहले हमारे डीजी आईएसपीआर अहमद शरीफ साहब ने जनरल अहमद शरीफ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस हवाले से बात करेंगे। उसके बाद बहुत सारी ले-दे हुई और पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं, जो बाकी लोग हैं, जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने मुख्तलिफ सवालात उठाए। उसके पीछे हकीकत क्या है, थोड़ा-सा इसको कोशिश करेंगे समझने की। इसके साथ-साथ आईएमएफ के साथ हमारी डील होती है, ख़त्म होती है, कहाँ पे है? उस हवाले से भी बात होगी और हिंदुस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात यानी क्रिकेट वर्ल्ड कप आ रहा है, एक बहुत बड़ा इवेंट है, पाकिस्तान के मैचेस शेड्यूल है और यकीनन पाकिस्तान हम बहुत पहले भी ये कह चुके हैं, पाकिस्तान ने जाना और मैचेस खेल के आना है, हारे या जीते। लेकिन ट्रेड नहीं होती, कोई और बात नहीं होती, वजूहात क्या है? इस हवाले से बात करेंगे और इन खबरों के ऊपर बात करने के लिए हमें जॉइन कर रही है जर्नलिस्ट फ्रॉम इस्लामाबाद आरज़ू काज़मी। आरज़ू, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग माय शो। Thank you so much, Fakhar, for inviting. अच्छा आरज़ू, एक तो सबसे पहले आपने खैर शोज़ किए हैं यकीनन अपने चैनल पे डीजी आईएसपीआर जनरल अहमद शरीफ साहब मज़ल आलिया हमारे फ़ौज के। तो उनके हवाले से एक तो ये कि उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो चीज़ें बॉडी लैंग्वेज की बात की जाती है, फेस एक्सप्रेशंस की बात की जाती है। हालाँकि अगर देखा जाए तो उनकी बातें जो उन्होंने कही या फिर जिनको कही वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन कहने का स्टाइल और ये भी बड़ी इम्पोर्टेंट है। क्या कहेंगे लोग कह रहे हैं कि जी उन्होंने थोड़ा-सा इधर-उधर किया, कुछ लोगों को बड़ी सख्त जिसे कहते हैं धमकियाँ भी दी या फिर उनको कहा कि भई इंसान दे पुत्तर बन जाओ वरना मैं इधर ही हाँ। देखिए, सबसे पहले तो मुझे तो कोई ज़रूरत महसूस नहीं हो रही थी इस बात की कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। अब बहरहाल ठीक, पहले भी होता रहा है और अभी फिर हमने यही देखा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, लेकिन उनसे पहले जो डीजी आईएसपीआर हुआ करते थे वो भी ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे। किसी को डराना है, धमकाना है, कुछ बताना है, मतलब वो अभी तक वो 9th मई से बाहर ही नहीं आ सके। अनफॉर्चुनेटली वो अभी तक वहीं रह रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो ये होनी चाहिए थी कि टीटीपी को कितना कंट्रोल किया गया है, वहाँ पे क्या नुकसान हो रहा है और क्या नुकसान बचाया जा रहा है। उससे सिक्योरिटी के हवाले से बात करते हैं, वो ये बताते कि हमारे यहाँ क्रिकेट टीम्स जो हैं वो जब क्रिकेट खेलने आती हैं या कोई भी फॉरेनर आते हैं तो वो कितने महफूज हैं और सिक्योरिटी का इंतज़ाम जो फ़ौज के ज़िम्मे होता है वो उसमें कहाँ तक कामयाब है। या अपनी ही फील्ड के बारे में वो बात करते, लेकिन बात उन्होंने खैर की किसी हद तक तो उनकी अपनी ही फील्ड थी, लेकिन फिर भी लोगों का कहना ये है कि ये 9th में कब तक होता रहेगा। उनका कहना ये हुँ, भी था कि जी हम उससे बाहर नहीं आएँगे, हम उसको कभी भूलने नहीं देंगे लोगों को, और उसी पे वो बात करते रहे, डराते-धमकाते रहे, छोड़ा नहीं जाएगा और मिलिट्री कोर्ट्स और वगैरह-वगैरह हुँ, यही किया। लेकिन जो सामने मीडिया बैठा था, अनफॉर्चुनेटली 1 या 2 लोगों को छोड़कर कोई ख़ास ऐसा नहीं था जो उनसे कोई ढंग का सवाल करता या जी। उनके बारे में पूछता। सब मक्खन लगाने में और वाह-वाह करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। लेकिन मैं फिर कहूँगी कि 2-1 लोग ऐसे ज़रूर थे जिन्होंने कोई समझदारी के सवाल किए उनसे। तो ज़ाहिर है आपने खुद ही अपने इदारे के लोगों को बिगाड़ के रखा है, आप में हिम्मत नहीं है सवाल करने की। आप उनसे वाह-वाही कराते हैं और उनको हर चीज़ में इंटरफेयर करने का मौका देते हैं, खुद बुलाते हैं, पॉलिटिशियंस भी खुद दावत देते हैं कि आइए हमारी जो है हुकूमत बनवा दीजिए। तो फिर यही कुछ होगा, लेकिन ख़ैर कोई इम्प्रेसिव किस्म की हरगिज़ नहीं थी मेरे हिसाब से तो। प्रेस कॉन्फ्रेंस एक इंतहाई बेकार प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें वो सिर्फ़ खुद ही अपसेट लग रहे थे। शुरू से ही उनका जो हाँ। जो उनकी टोन थी बात करने की वो कुछ अजीब-सी थी। अच्छा, अच्छा आरज़ू, मुझे एक बात बताइएगा कि आईएसपीआर एक इदारा है हमारा इंटर सर्विसेज़ रिलेशनशिप का पाकिस्तान का। अब आपने कभी इंडिया का कोई देखा है कि इस तरह की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही हो, जनरल साहब हो, ब्रिगेडियर साहब हो या कोई कर्नल साहब हो, फ़ौज तो उनके पास भी है, हमारे से बड़ी फ़ौज वो रखते हैं। नंबर के हिसाब से कह रहा हूँ। तो हमने कभी मतलब आपने अगर कभी देखी हो तो थोड़ा-सा या अफ़गानिस्तान की बात कर लूँ, भूटान, नेपाल की कर लूँ, बांग्लादेश की कर लूँ या फिर सराउंडिंग्स की जितने भी कंट्रीज़ हैं हमारे करीब-करीब के ना, मैं अमेरिका और इसकी नहीं करता सेंटकॉम ते फलां ते ढिमका, वो छोड़ के कि
इस तरह का कोई सीन देखा हो आपने कि भई वो कहें कि नहीं जी ये तो हम कहते हैं कि इनको इस तरीके से सज़ाएँ देनी चाहिए, हालाँकि आप अदालत को डिक्टेट नहीं कर सकते, अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ लॉ अगर कहीं पे हो तब जाके। नहीं, बिल्कुल सही है, कोई डिक्टेट नहीं कर सकते, ये बात भी ठीक है, लेकिन डिक्टेट किया जाता है, ये बात भी सच है। हाँ, ये एसएमएस के ऊपर और व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर और व्हाट्सएप मैसेजेस के ऊपर जो फैसले आ रहे हैं और हुँ। लोग बात कर रहे हैं उनके बारे में, तो वो सब क्या है? और इसी तरीके से इनका भी मैंने कभी नहीं देखा, ना भारत में और ना ही दुनिया की किसी और कंट्री में मैंने ये देखा कि वहाँ के जो आर्मी के लोग हैं वो आके प्रेस हुँ। कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हों और सवालों के जवाब दे रहे हों या बात कर रहे हों। कुछ टाइम पहले जब डीजी आईएसआई आए थे नदीम अंजुम साहब, बिल्कुल। उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तब भी लोग बड़े हैरान हो रहे थे कि वो मतलब कैसे आ गए और क्या हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे सब चीज़ें अजीब-अजीब सी होती हैं और उस पे कोई ख़ास लोगों को थोड़ी देर के लिए हैरत होती है, फिर लोग कहते हैं अच्छा, अच्छा ठीक है, कुछ किया नॉर्मल हो होगा, जाते हैं। नॉर्मल हो जाते हैं, बिल्कुल। तो इसी तरीके से इनकी भी थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई इनकी और लोगों को कोई ख़ास हैरत नहीं हुई और सवाल अलबत्ता काफ़ी जो थे वो गलत किस्म के या समझे बटरिंग करने वाले थे मेजॉरिटी ने। लेकिन ये कि इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन मज़ेदार बात ये है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ना कोई डरा, ना कोई घबराया, ना किसी ने बोलना बंद किया, ना किसी ने लिखना बंद किया और मेरा ख़्याल है कि लेने के देने ही पड़ गए शायद। वो भी अब सोच रहे होंगे डीजी आईएसपीआर साहब के खामा-खाई में मैंने अपना टाइम वेस्ट किया, 2 घंटे भाषण दिया और ये कौम जो है वो तो अब उसने डरना छोड़ दिया है। हुँ। अच्छा मुझे एक बात बताएँ कि मैं उस दिन एक उस पे जा रहा था एक ऑर्गनाइज़ेशन के साथ कुछ कवरेज के हवाले से, तो वहाँ पे बहुत सारे दोस्त आए हुए थे पूरे पाकिस्तान से हमारे मीडिया के और मोस्टली लोग इंटरनेशनल मीडिया के थे। तो मुझे 3-4 लोगों ने पूछा कहते जी आपको जना हाउस का विज़िट करवाया गया? मैंने कहा यार कौन से जना हाउस का? कहते यार लाहौर वाले का जो मतलब एक्चुअल तो कोर कमांडर हाउस था या है। इनफैक्ट लेकिन कहते हैं यार सबको बाकायदा विजिट्स करवाए जाते हैं मतलब पीरों को, फ़कीरों को, स्टूडेंट्स को, वकीलों को मतलब शायद ही कोई बंदा बचा हो। मैं कहा यार मुझे तो नहीं करवाएगा, कहता है नहीं फिर आप नहीं बख्शे जाएँगे। तो ये क्या सीन है कि अभी तक रेडियो पाकिस्तान का दौरा होता है पेशावर में और 9 मई वाला जो हमारा है और उसी तरह रखा हुआ है ओरिजिनल हालात में। हालाँकि उसके पीछे एक और उस दिन मैं ये खोज लगा रहा था तो एक और कहानी मुझे पता चली थी फ़ातिमा जनाह के हवाले से और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के हवाले से कि ये घर तो बेचारे को 1 मिनट के लिए कभी मिला नहीं हुँ। था। लेकिन फिर भी चले जो भी था, मैं उसको कोर कमांडर हाउस कहता हूँ, जिन्नाह हाउस तो ख़ैर एक अलग चीज़ है, वो तो मैंने सुना है कि मुंबई में ग़ालिबन है, कायद-ए-आज़म साहब का कोई घर हुआ करता था, शायद अब भी है ग़ालिबन। या फिर वो ज़ियारत में रेज़िडेंसी या कायद-ए-आज़म रेज़िडेंसी या फिर कराची में अगर हो तो मुझे उसका ख़ैर पता नहीं है। तो ये क्या सीन है कि इस तरह विज़िट्स करवा के क्या लोगों को ये बताना है कि वाक़ई हम बिल्कुल सही कह रहे हैं? मैं ये नहीं कहता कि हुआ नहीं है कुछ, हुआ है, गलत भी बहुत कुछ हुआ है, लेकिन अब आगे कब बढ़ना है हमने इससे? देखिए हुआ तो है, बिल्कुल हुआ है, लेकिन ज़ाहिर है कि अब उससे आगे बढ़ने को तैयार नहीं है क्योंकि अगर आगे बढ़ गए, तो फिर लोग भूल जाएँगे और लोगों से हमदर्दी लेना चाह रहे हैं, वो उसको कैश करना चाह रहे हैं। उनका ख़्याल है हुँ, कि जो बहुत सी बातें पहले भी हुआ करती थी, ऐसा नहीं कि इमरान खान कोई पहले हैं जिन्होंने जो है वो फ़ौज के खिलाफ बात की है या एजेंसीज़ के खिलाफ बात की है, उससे पहले भी जो बताया जाता है वो ये कि फ़ातिमा जिन्नाह भी बात किया करती बिल्कुल थी और नवाब अकबर बुगटी साहब भी जो है वो और ये सारे बोला गद्दार हैं, करते थे। वली हाँ, खान, अब्दुल गफ्फार बिल्कुल खान बाबा। बिल्कुल। बिल्कुल वली खान साहब, तो सबने बात की है, लेकिन और इमरान खान को पता नहीं, मैं तो बिल्कुल एप्रिशिएट नहीं करती कि जिस तरीके से वो बात करते हैं, क्योंकि वो ना तो करप्शन पे बात करते हैं, ना वो इंटरफेरेंस पे बात करते हैं, वो सिर्फ ये कहते हैं कि जी मुझे ले आइए और बाकी सब मुझसे ठीक है। मुलाकात करवाइए। मुझसे मुलाकात कर लीजिए और मेरी गवर्नमेंट वापस ले आइए, मुझे दोबारा प्राइम मिनिस्टर बना दीजिए, वो उससे ज़्यादा कुछ नहीं कहते। अगर वाक़ई में वो सिंसियरली कुछ बोलना चाह रहे होते, तो वो ज़रूर इन सारी चीज़ों के ऊपर भी बात करते कि करप्शन हुई है और आसिम सलीम बाजवा को इमरान खान ने ही क्लीन चिट दी थी ना, कोई नवाज़ बिल्कुल, शरीफ ने तो नहीं दी बिल्कुल, थी। और बिल्कुल। यही सब कुछ वो अभी भी करते रहे। लेकिन अब बात सारी यही है कि ये बार-बार इस वाक़ये को दोहरा रहे हैं और इसी के ऊपर लोगों को विज़िट करवा रहे हैं बार-बार वहाँ का, कि जी देखिए बड़ा आपको भी ज़ुल्म हो करवाया गया। है? जी? आरज़ू आपको भी करवाया विज़िट?
नहीं, नहीं, तो मुझे जनाब क्यों करवाएँगे? अच्छा, मैं तो नहीं गद्दारों में मतलब आती हूँ, आप जानते हैं अच्छा, अच्छा, मेरा अच्छा। नाम तो मेरे गद्दारों में जो भेजने है का ना वो मतलब टॉप 10 में मेरा नाम अच्छा, गद्दारों अच्छा। के तो कहीं तो टॉप 10 में हूँ। तो मुझे तो ख़ैर नहीं करवाया लेकिन ये ज़रूर है कि इनकी तरफ से ये शायद यही चाह रहे हैं कि जो इस वक़्त पब्लिक में गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है फ़ौज के खिलाफ या एजेंसीज़ के खिलाफ उसको ठंडा करने के लिए या उसके ऊपर लोगों को ये बताने के लिए जी हम ना होते तो पाकिस्तान ना होता और हम ना होते तो पता नहीं क्या हो जाता और हमारे ऊपर बड़ा ज़ुल्म हुआ है। लेकिन उसका तरीका मेरे ख़्याल है ये नहीं है, उसका तरीका ये है कि जो हाँ, आपके इदारे में कुछ गलत चीज़ें हो रही हैं, यस, होती रही हैं, आप यस, उसको यस। बदलें, उसको रोकें। पॉलिसीज़ तब को अपनी पॉलिसीज़ को चेंज करेंगे तभी आप जो है उसमें से निकल पाएँगे, उस एम्बैरेसमेंट में से निकल पाएँगे या पब्लिक आपके ऊपर दोबारा से ट्रस्ट करना शुरू करेगी। ये बार-बार विज़िट करा के और ये वो आपको पता है कितना दिन चलना है? कब तक हुँ, विज़िट हुँ। कराएँगे? कब तक ये होता रहेगा? तराने बनाना, गाने बनाना ये तो हमेशा से ही आईएसपीआर का काम रहा है, तो वो उन्होंने गाने-शाने भी रिलीज़ कर दिए हैं, लेकिन उससे फ़र्क कोई नहीं पड़ रहा। अच्छा आरज़ू एक चीज़ मुझे थोड़ा-सा वो ये कि बहुत सारी बातें हम करते रहते हैं, कभी अफ़गान बॉर्डर की, कभी एलओसी की, कभी इंडिया की, कभी चीन की, कभी किसकी। अच्छा, इस वक़्त हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना है। मैं ये नहीं कहता कि सिक्योरिटी मसाइल हमें नहीं है बिल्कुल टीटीपी फैक्टर है इस तरह जो इंसर्जेंसी है बलूचिस्तान के अंदर या और भी बहुत सारी चीज़ें। मैं ये नहीं कहता कि और फ़ौज ने उसके खिलाफ बड़ी कामयाब कार्रवाइयाँ भी की है, इसमें भी कोई डाउट नहीं। लेकिन फिर ये सवाल माइंड में आता है कि यार जो आपका असल काम है उसकी तरफ बजाय तवज्जो देने के आप ये लगे हुए हैं लोगों को ये कहने में लगे हुए हैं मैं ये नहीं कहता कि लोग अपनी फौज के साथ खड़े ना हो अगर अवाम नहीं खड़ी होती दुनिया की मैं तो पाकिस्तान फौज की नहीं बात करता दुनिया की ताकतवर तरीन फौज में अमेरिका नंबर 1 पे है। उनकी मिलिट्री पावर नंबर 1 है पूरी दुनिया में उनका मुकाबला कोई नहीं है यानी टॉप 5 में इंडिया का नाम भी आता है उसमें रशिया का नाम भी आता है चीन का नाम भी आता है अगर उनकी आवाम, उनकी जनता, उनकी फ़ौज के साथ ना खड़ी हो, तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो किसी भी जगह उनको सक्सेस मिले। लेकिन हम कहते हैं कि नहीं बल्कि उस दिन में एक पिक्चर किसी ने शेयर की थी, अब पता नहीं वो उसमें ये लिखा हुआ था कि दुनिया की फ़ौज है, तो उन्होंने बंदूकें दूसरी तरफ की हुई है, बीच में अवाम खड़ी है, कि उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो हमारे वाले का लिखा हुआ था कि भई वो अवाम खड़ी और बंदूकें जो है वो अवाम की तरफ है। तो ये मतलब बड़ी अजीब-सी बात है कि आप कहते हो कि अवाम हमारे साथ हो, लेकिन अवाम बज़ोर बाज़ू हो, बज़ोर डंडा हो। ठीक है? ऐसे ना हो कि आप अवाम जो दिल से इज़्ज़त करते हैं, करते भी रहें। ऐसा नहीं कि इस फ़ौज के साथ अवाम कभी खड़ी नहीं रही। बहुत दफ़ा देखा गया है कि वाक़ई दिल से खड़ी रही। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि आप सिर्फ़ डंडे के ज़ोर पे उनसे कोई चीज़ मनवा लें, मैं ये नहीं कहता जो गलत करता है उसको बिल्कुल सज़ा हुँ। मिलनी चाहिए। जिसने गलत किया उस लेकिन आप ये चाहते हो कि यार लोग हमसे डरे सहमे रहें, तो इससे क्या हम कुछ अचीव कर सकते हैं या मज़ीद बिगाड़ पैदा करें? मेरा तो ख़्याल है मज़ीद बिगाड़ ही पैदा कर रहे हुँ, हैं और उसकी वजह यही है कि इनको मालूम है कि बस हमारे ऊपर ही इनका ज़ोर चलता है और तो कहीं नहीं चलता ये भी एक फैक्ट है। तो ये अभी एक साहब मुझसे बात कर रहे थे तो उन्होंने जी, कहा कि जी हम आपके लिए कोई ईद पे गिफ्ट भेजना जी, जी, चाह रहे हैं। मैंने जी, कहा भाई माफ़ कीजिए मुझे मत भेजिए इसलिए कि यहाँ पे तो एक मेरे पीछे सारे पड़ जाएँगे भाई लोग कि जी तुमने इंडिया से गिफ्ट कैसे रिसीव कर लिया? क्योंकि मैंने कहा और तो कुछ नहीं होता लेकिन अपने लोगों को तंग करने के जो है ना इनके पास 100 तरीके हैं और वो मैं बड़े मुश्किल में फँस जाऊँगी तो बस आपकी दुआएँ ही काफ़ी हैं तो ये हाल इन्होंने कर रखा है कि बाहर वालों को तो ये कुछ कर नहीं पाते हैं, ना इनसे ये टीटीपी कंट्रोल हो रही है, ना इनसे टीएलपी कंट्रोल हो रही है, ना इनसे लाल मस्जिद कंट्रोल हो रही है, ना इनसे हाफिज़ सईद को भी अरेस्ट करने के बाद जो है बाहर घुमाते फिराते अक्सर नज़र आते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो इनसे हो रही नहीं है। कि वो बाहर निकल के जो है लोग कुछ भी धमकियाँ लगा रहे होते हैं, जो इन्होंने टेरर आउटफिट्स बनाई वो इनके गले पड़ी हुई हैं और एफएटीएफ में भी दोबारा जाने के बड़े स्ट्रांगली बताया जा रहा ये है कि बड़े आरज़ू रोशन ये से आ अभी रहे हैं। जो जॉइंट स्टेटमेंट जारी हुआ तो हाँ, बाकायदा जो बाइडेन प्लस मोदी जी ने हुँ, वहाँ पे एफएटीएफ का उस स्टेटमेंट के अंदर बाकायदा नाम है। उनको कहा गया है कि आप अपनी जो चीज़ें आपकी हुँ, जिसके थ्रू आप मतलब ब्लैक लिस्ट करते हैं या फिर ग्रे में डालते हैं, तो उसके ऊपर कुछ थोड़े से अमेंडमेंट्स करें उसके अंदर, तो ये बाकायदा उस स्टेटमेंट का हिस्सा है।
और यकीनन वहाँ पे पाकिस्तान का नाम क्लियर कट पाकिस्तान का नाम ही लिया गया। तो मैं यही कह रही हूँ, तो ये चीजें तो चल रही हैं, लेकिन ये चीजें तो इनसे कंट्रोल नहीं हो रही हैं, और ना शायद ये करना चाह रहे कोई खास। लेकिन हाँ, अपने जो आम पब्लिक है, चाहे वो बलूचिस्तान की हो, चाहे वो सिंध की हो, चाहे किसी भी जगह की हो पाकिस्तान में, उनको तंग करना, उनको उठा के ले जाना, उनको मारना पीटना, ये इनके लिए बहुत आसान काम है, और शायद अब इनको इस काम में मजा भी आता है। तो मेरा ख्याल है कि यही इसी वजह से अब ये क्योंकि लोग बात करने लगे, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बाहर भी बात होने लगी है इस सिलसिले में, इन केसेस के ऊपर। तो ये थोड़ा सा घबराए हुए हैं, और यही वजह है कि ये बार बार ये दिखा करना कि जी देखो जी हमारे साथ तो ये हो गया करके हमदर्दी लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो चीज इन्होंने इतनी बार रिपीट कर दी है कि अब मुझे लग रहा है कि कहीं इनको लेने के देने ना पड़ जाएं, कि अब ये चीज हुँ, उल्टी ना पड़ जाए। अभी तक हुँ। जितने लोगों को विजिट करा चुके हैं, मेरे ख्याल है यहाँ पर इनको रुक जाना चाहिए इससे पहले कि ये वैसे इस मुझे पर तो टिकट लगा दें नहीं, देखने टिकट का। तो ख़ैर लगाए या ना लगाए, टिकट उन्होंने और बहुत सारी जगहों पे लगाए हुए हैं, तो शायद यहाँ ज़रूरत नहीं है। लेकिन मुझे तो लगता है कि ये स्कॉटलैंड यार्ड्स और यूनाइटेड नेशन और MI7 कहीं उनको ना मतलब दावत दी जाए कि यार यूनाइटेड नेशन का एक डेलीगेशन जो है इसको विज़िट करे, फिर OIC का एक डेलीगेशन आए इसको विज़िट करे। ये भी तो मुमकिन है, हो सकता है इंटरनेशनल एक उसके लिए मतलब कि इंटरनेशनल इश्यू बनाया जाए। वो कहते हैं ना कि ये 9/11 था पाकिस्तान का। हाँ, इनका कहना यही है, ये इनको जो है पता नहीं 9/11 बड़ा पसंद है या क्या था जो इसको 9/11 बता रहे। वरना 9/11 से ही एकदम डिफरेंट एक चीज थी। 9/11 का आप जानते हैं कि किस तरह से वो टावर्स जो थे उनको हिट किया गया था, और ये बिल्कुल ही मतलब खामखाई में वो जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं ना, उंगली कटा के शहीदों में शामिल हो गए, कि उधर अपने ही लोगों ने जाके जो है वो फैंटी लगा दी है, इन्होंने रोका नहीं है। अब ये 9/11 हो गया। मतलब ये 9/11 कैसे हो गया? 9/11 एक बिल्कुल ही और चीज थी। उसमें जो है वो जो लोग इन्वॉल्व थे, उनका अमेरिका से कोई अमेरिकन नहीं थे, उनका कोई लेना देना जी, नहीं था, और ये सारा कुछ एक एक अलग स्टोरी है वो। बहरहाल जो भी, उसकी कंट्रोवर्सी भी बहुत चलती है उसके बारे में। और यहाँ पर पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तान के ही लोग थे जिन्होंने ये सब कुछ किया। और चाहे वो इमरान खान को कहना चाहिए, आजकल खान साहब भी बेचारे मुझे अजीब हक्का बक्का नजर आते हैं। वो कहीं भी बैठे होते हैं, वो कहीं और होते हैं। उनकी जो फुटेजेस आती है वो बड़ी अजीब अजीब होती है। यूं बैठे हैं, यूं बैठे हैं। अब पता नहीं बेचारों को क्या हो गया। मुझे अब हमदर्दी होनी शुरू हो गई इमरान खान से, कि इंसान जो है वो जब ऊंचाई पे जाता है और टॉप पे पहुंच के, यानी किसी पोजीशन पे जाके जब नीचे गिरता है, तो वाकई में उसकी यह हालत हो जाती है। और इस पे तो मैं देखती हूँ कि जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब काफी बैलेंस रहे जब उनकी गवर्नमेंट्स बिल्कुल। गई। उन्होंने अपने आप को काफी संभाल के आरज़ू रखा। देखें खान साहब तो ऐसा लगता है पता नहीं क्या हो गया है। मतलब भाई, अगर आप प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे तो कोई बात नहीं ना, आप दोबारा कोशिश कीजिए, दोबारा बटरिंग बटरिंग कीजिए। वो जिन्होंने आपको बनाया है, जिन्होंने आपको सिखाया पढ़ाया, वो फिर ले आएंगे। तो इतना डिस्टर्ब किस बात से है इमरान खान, ये समझ नहीं आ रही। मैं आपको एक बात बता दूँ, आपने मियाँ नवाज़ शरीफ और ज़रदारी साहब की बात की, मैं कहता हूँ उनकी बहुत सारी चीज़ों से हम डिसएग्री भी करते हैं, उनकी पॉलिसीज़ या जो कुछ भी था। लेकिन यार बहरहाल वो फिर वो कहते हैं ना अंधों में काना राजा होता है। तो वो उनकी लीडरशिप इनके मुकाबले में या उनका जो दिमागी हालत है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इसके हवाले से। हालाँकि 10 साल नवाज़ शरीफ को एक्साइल में रखा गया और अटक किले में मतलब जिस तरीके से उनको रखा गया था, या ज़रदारी साहब 11 साल जेल में रहे, तो इमरान खान साहब तो 11 दिन नहीं रह पाए। मैं हम्म। मानता हूँ अली मोहम्मद खान साहब बेचारे चटे मेरे मर्दान के रहने वाले, यकीन करें उनकी बहुत सारी चीज़ों से मुझे इख्तिलाफ है, लेकिन इस बारे में मैं उसको बड़ा मैं सैल्यूट पेश करता हूँ कि यार वो कहते हैं जो मर्ज़ी तुम मेरे साथ करो। जेल से निकलते हैं, फिर उसको पकड़ा जाता है। जेल से वो अभी गेट पे आते हैं, फिर एक APC कैरियर खड़ी होती है और कहते हैं चलो जी आपके ऊपर एक और केस भी है, उसके वजह से हम आपको अंदर कर रहे हैं। तो ऐसे लोग भी हैं, लेकिन इमरान खान साहब खुद जो है अनफॉर्चुनेटली इमरान खान की जो ताकत थी वो कोई और थे। वो कई कभी एक जगह से फैज़याब होते थे और वो कभी दूसरी जगह से फैज़याब होते थे, तो वो जो फैज़ के चश्मे थे, वो अब वो खुद आपको पता है कि मैं उस दिन इत्तेफ़ाक से चकवाल गया हुआ था, तो वहाँ पे मैंने मतलब फैज़याब मतलब उस चश्मे के हवाले से बहुत सारी बातें मैंने वहाँ से सुनी कि यार क्या-क्या कुछ हो रहा है और वो क्या कुछ कर रहे हैं। तो ये फ़र्क है इमरान खान साहब में। और इमरान खान साहब के हवाले से एक बड़ी अहम खबर है कि इमरान खान साहब बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं इस वक़्त, और वो बहुत सारी जो मेडिसिन्स हैं डिप्रेशन की, उसका वो बेतहाशा इस्तेमाल कर रहे हैं। ये भी एक बड़ी अहम खबर है। बिल्कुल ऐसा ही है, और मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर उनके जो इर्द गिर्द लोग हैं, जो उनके दोस्त हैं, फैमिलीज हैं, उनको जरूर
इस चीज़ के ऊपर इमरान खान साहब को रोकना चाहिए कि इस तरह से मेडिसिन ना लें। और बिल्कुल। पाकिस्तान में तो ये म्यूज़िकल चेयर चलती रहती है, मेरे ख्याल है खान साहब को आदत होनी रूटीन चाहिए मैटर है। थी, तो बड़ी हैरत है कि वो इतने ज़्यादा डिस्टर्ब है, लेकिन होना नहीं चाहिए। मगर क्योंकि ये तो सिलसिला है पाकिस्तान में, अभी बिल्कुल ये सही गए, है। कोई और आएगा, फिर कोई और 75 साल जाएगा। से यही चल रहा है। बिल्कुल, और फिर इमरान खान साहब दोबारा हो सकता है आ जाएँ घूम फिर के, तो इसलिए इतना डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन पता नहीं खान साहब के साथ हो सकता है और भी कोई इश्यू हो, जिसकी वजह से वो परेशान है कि अगर मुझे जेल में बंद कर दिया है इन्होंने कुछ टाइम के लिए, तो फिर हो सकता है बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो खान साहब का सुना है कि वो इस्तेमाल करते हैं, हो सकता है उनको ना मिल न ये उम्मीद ये होप ना हो कि उनको हुँ, मिल जाएगी। कई चीज़ें बेशक। हो सकती हैं, क्योंकि इतना डिस्टर्ब मैंने किसी को नहीं देखा, किसी प्राइम बिल्कुल मिनिस्टर को सही नहीं कह रही देखा हैं। सीट से बिल्कुल। हट के। जी। अच्छा अर्ज़ एक तो आईएमएफ के हवाले से है और इसा डार साहब इस बात पे ख़ैर अभी 1-2 दिन पहले तक डटे हुए थे कि ये कोई हमारे ख़िलाफ़ इंटरनेशनल एक साज़िश हो रही है। और इत्तेफ़ाक से मोदी जी अमेरिका भी गए हुए थे और आईएमएफ का हेडक्वार्टर भी अमेरिका के अंदर है। तो हालाँकि उन्होंने कोई बात नहीं की, उनको कोई ज़रूरत ही नहीं मतलब आईएमएफ से उन्होंने क्या लेना-देना, वो पैसे लेते हैं, शायद देते हो तो मुझे नहीं पता वो अगर है तो आप वही कमेंट्स में लिख सकते हैं, हमें बता सकते हैं अगर आप लोग पैसे देते हैं, मतलब इंडिया की बात कर रहा हूँ। लेकिन ये कह रहे हैं कि वो हमें समझाने की ये कोशिश करते रहे, उस दिन किसी जर्नलिस्ट ने क्वेश्चन भी किया था, हालाँकि उन्होंने मारा-शारा नहीं था, वैसे ही उनके बेचारे के खिलाफ वैसे ही वो किया गया कि उन्हें थप्पड़ मारे ये वो कुछ ऐसा था नहीं। लेकिन फिर भी वाक़ई मोदी जी या फिर इस तरह के जो बाइडेन या फिर ये जो उनके दूसरे लोग हैं, कोई बड़ी लंबी साज़िश उन्होंने तैयार की कि पाकिस्तान को 1.2 अरब डॉलर, $1.2 बिलियन डॉलर नहीं दिलवाने। नहीं देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि जो कंट्री इतनी आगे इकोनॉमी वाइज जा रही होगा, जैसे कहा जा रहा है कि वो 1-2 साल के अंदर जो है वो वर्ल्ड की थर्ड इकोनॉमी जो है वो बन टॉप 3 जाएगी, टॉप 3 में आ जाएंगे, तो वो इस किस्म की छोटी हरकतें करेंगे, उनके पास टाइम नहीं है। ये काम वो लोग करते हैं जो खाली बैठे होते हैं, काम कोई होता नहीं है। तो टेंशन फ्री किस्म की कौम जो होती है ना, वो ये काम करती है कि चलो कोई ना कोई काम-काज है, ना फैक्ट्रीज़ ओपन करनी है, ना ट्रेड करना है, तो चलो साजिशें ही कर लेते हैं। और ये हमारी बड़ी पुरानी आदत है, हमारे यहाँ कुछ भी होता है, हम बगैर सोचे-समझे, बगैर इन्वेस्टिगेट किए, जो है वो इंडिया के ऊपर नाम लगा देते हैं कि जी पहले हुँ, हमारे यहाँ ब्लास्ट वगैरह होते थे या कुछ भी, तो हम कहते थे ये इंडिया का रहा है। बिल्कुल। अब अगर राह आईएमएफ की साज़िश है। बिल्कुल, अगर आईएमएफ के पैसे रुकवाने होते, तो पहले जो हम 24 बार लेते रहे हैं, बिल्कुल, तब हाँ। तब क्यों नहीं इंडिया ने रोक दिया? अभी ही क्यों रोक दिया? और सबसे बड़ी बात ये कि अगर पाकिस्तान की हालत मज़ीद ख़राब होती है, तो सबसे पहले तो इंडिया को ही घबरा जाना चाहिए कि यहाँ से कैसे-कैसे बॉर्डर क्रॉस करके दरवाज़ा लोग वहाँ पहुँच खटखटाएँगे जाएँगे। ना हम लोग तो। नहीं, दरवाज़ा नहीं खटखटाएँगे, हम निकल जाएँगे बजरंगी भाईजान की तरह। तो लोगों को और टेंशन इंडियंस को है, तो वो तो कहते हैं भाई तुम लोग बस ऐसे जान छुड़ाओ। थोड़ा-थोड़ा चलते रहो, वही बेटर है। तो तुम लोग की अगर गाड़ी रुक गई तो फिर वो तुम लोग हमारे पास पहुँच जाओगे। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि और ये चीज़ इंडियन प्राइम मिनिस्टर भी यकीनन समझते होंगे और उनकी टीम भी समझती होगी, तो वो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ कर रहे हैं। अच्छा एक बस छोटी-सी 2 चीज़ें हैं, उस पे चा शॉर्ट से कमेंट चाहूँगा। एक तो मोदी जी ने वहाँ पे कोई खिताब-विताब कर रहे थे, कहते जी बड़े उनका जो स्टाइल है, बड़ा मज़ेदार किस्म का, तो कहते यार बड़ा टाइम हमने ज़ाया कर लिया इन पे, अब नहीं करना हमने टाइम ज़ाया इसके ऊपर। हमने अगर टाइम लगाना है तो अपनी प्रोग्रेस के ऊपर लगाना है। राजनाथ सिंह साहब कहते हैं जी हम तरक्की करेंगे और कश्मीरियों को वर्गलाएँगे। मतलब ये गलत नहीं है इस तरह की बातें करना, मतलब हमारे लोगों का खामखा का दिमाग खराब करवाना। नहीं, वर्गलाएँगे से मतलब ज़ाहिर है अगर वो तरक्की करेंगे, तो अगर आपकी साइड हमारी साइड के कश्मीर के लोग वो सब देखेंगे, तो वो भी तो यही चाहेंगे ना कि उनके यहाँ भी जो है हाँ, वो डेवलपमेंट हो, वहाँ पे भी रोड्स बने। आप जानते हैं वहाँ पे जाते हैं तो हमारे मोबाइल्स भी काम नहीं करते कोई ख़ास, और रोड्स तो ख़राब हैं ही। और इस साल तो मैं अभी तो गर्मी बहुत है ना, तो मैंने सोचा था कि सितंबर के मिड में जो है वो मैं कश्मीर की तरफ जाऊँगी और वहाँ से हम रिपोर्टिंग करें और लोगों को दिखाएँ कि रोड्स कैसी हैं, मोबाइल चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, क्या हालात हैं वहाँ के। बाकी इतना तो मैं जानती हूँ कि जब मैं लास्ट टाइम गई थी कश्मीर पे शो करने के लिए टीवी चैनल के लिए, तो जो वहाँ पे शॉप्स थी, वहाँ पे मार्केट जो थी, तो हुँ, मार्केट के हुँ। लोग बात नहीं कर रहे थे। कह रहे थे हमें मना किया गया है कि हाँ, टीवी चैनल्स पे बात ना करें। तो बिल्कुल। ऐसी क्या वजह है जो आपने टीवी चैनल्स पे बात करने से मना कर रखा है? किस बात का डर है, किस बात का खौफ है? तो ये चीज़ ज़रूर जो है मेरा ख़्याल है कि इनको ठीक। देखनी चाहिए।
जी। बिल्कुल सही है एंड आरज़ू बिल्कुल सही है कि ये चीज़ हमें देखनी पड़ेगी, इसकी शायद सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि हम बजाए इसके कि हम इधर-उधर देखने की, एक के घर में झाँकने की, दूसरे के घर में झाँकने से बेहतर है कि अपने घर में झाँके और उसके ऊपर जो प्रॉब्लम्स हैं, उसको बेहतर करने या सॉर्ट आउट करने की कोई जितने हो सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि प्रॉब्लम सिर्फ़ पाकिस्तान में है, किसी और कंट्री में नहीं है, पूरी दुनिया में है। वो अमेरिका जैसा सुपर पावर हो या वेस्ट अफ्रीकन जैसी गरीब तरीन कंट्रीज़ हों, सब में कुछ ना कुछ चल रहा होता है। लेकिन वो किसी सिम्त में, किसी डायरेक्शन में चल रहे होते हैं, तो इसलिए उनकी प्रॉब्लम्स खत्म तो किसी की नहीं होती लेकिन कम हो जाती हैं, वो हमें भी इसकी ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच आरज़ू फॉर जॉइनिंग माय शो एंड व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफज़ई। किसी और डिबेट में आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।